नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल वश आपके साथ। तेजस्वी यादव के बयान पर तकरार जारी है। शकील अहमद खान ने बड़ा पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई कांग्रेस को हल्के में लेगा तो हम उससे ज्यादा उसको हम हल्के में लेंगे। तो देखिए, बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी जारी रहेगी, ये कांग्रेस का कहना है। शकील अहमद खान ने बयान दिया है कि अगर कांग्रेस को कोई हल्के में लेगा तो कांग्रेस उससे ज्यादा उससे हल्के में लेगी। हमको हल्का मिलेगा था, हमको ज़्यादा हल्का मिलेंगे, तो सवाल उसका नहीं है और ये सवाल उभरा भी नहीं है। सवाल ये है कि हमको बिहार में यह जो सरकार चल रही है जो न्याय सम्मत नहीं है और लोगों के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो हमारी मोर्चाबंदी है वो कामयाब और मजबूत होनी चाहिए। आखिर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तेजस्वी का बयान का क्या था वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पे पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय, आरजेडी और कांग्रेस के बीच तकरार अब देखनी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव का साल है, लेकिन इसके बावजूद इसको कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल। और शकील अहमद खान जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, अपने तल्ख बयानों के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की है, ये कोई हल्के में नहीं ले सकता है। आपने उनका सुना होगा बयान, किस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर कोई हल्के में लेगा तो कांग्रेस उसे उससे ज्यादा हल्के में लेगी। तो ऐसे समय में, जबकि यह चुनावी साल है, कांग्रेस विधायक दल के नेता का इस तरह का बयान जो है वाकई में यह इस बात को साबित करता है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर जो सवाल किया गया था उस पर उन्होंने जवाब दिया। चलिए, बिल्कुल संजय, आपके पास आएंगे। शक्ति यादव, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, जो बयान तेजस्वी यादव देते हैं, लेकिन शकील अहमद खान ये कहते हैं कि अगर कोई कांग्रेस को हल्के में लेगा तो कांग्रेस उससे ज्यादा उससे हल्के में लेगी। ये रार तकरार क्यों कांग्रेस और आरजेडी के बीच? नहीं, कोई तकरार की बात नहीं है। संदर्भ था दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, जब पूछा गया सवाल नेता प्रतिपक्ष से, तो कहा कि इंडिया गठबंधन तो राष्ट्रीय स्तर बना था, कई राज्यों के अंदर, साउथ हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, उन राज्यों में जो लीड कर रहे हैं, अब वो सरकार चला रहे हैं, उसमें गठबंधन किसके साथ रहेगा नहीं रहेगा ये तो उनका विषय है। इसलिए लार्जर इंटरेस्ट पार्लियामेंट को लेकर के इंडिया गठबंधन का था। बिहार में तो महागठबंधन है ही है, ये उन्होंने कहा था। कौन क्या बोल रहा है उसके एवज में वो हम गंभीरता से पार्टी कितना लें, किन किन बयानों को गंभीरता से। लेकिन तो संदर्भ जी, शकील अहमद खान जी दिल्ली विधानसभा का संदर्भ था, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी कहीं ना कहीं शकील अहमद खान को भी लगता है कि आप लोग थोड़ा छोटे कद से देखते हैं कांग्रेस को। अब किनको क्या लगता है नजरिया, वो तो बिहार की जनता, देश की जनता जानती है। अब कोई व्यक्ति के व्यक्तिगत भाव का प्रकटीकरण गठबंधन के निर्णयों को प्रभावित नहीं न करता। सवाल है कि लार्जर इंटरेस्ट था देश के अंदर में, पार्लियामेंट चुनाव को लेकर के हुआ। अब पंजाब में देखिए, लेकिन जब चलिए आपके पास आएंगे। अरविंद जी भी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ बयान सामने आता है, हालांकि आरजेडी ये कह रहा है कि हम पूरे देश स्तर पर एक इंडिया अलायंस की जो एक स्वरूप थी वो हमने दिखाई थी, लेकिन राज्य स्तर पर हमारी चीजें अलग अलग होंगी। लेकिन अब बयानों को लेकर के तल्खियत दिखाई दे रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं, शकील अहमद के बयान को? देखिए, शकील अहमद खान को पता है कि वो उनका जनाधार समाप्त हो चुका है। पूरे देश भर में वो राज्यों, क्षेत्रीय दलों पर राज्यों में वो आश्रित हैं। तो वो जब क्षेत्रीय दलों पर आश्रित हैं तो क्षेत्रीय दल उनको धमकी दे रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी जैसे एक क्षेत्रीय दल कांग्रेस जैसे पार्टी को धमकी दे रहा है, और एक इंटरनेशनल घोटालेबाज है, एक नेशनल घोटालेबाज है। ये दोनों घोटालेबाज जेल जाने के डर से आपस में गठबंधन बनाए हुए थे लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए कि वो तो ईमानदार राष्ट्रवादी विकासवादी व्यक्ति हैं, वो देश
को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और एक भी घोटालेबाज, एक भी बेईमान उनके राज्य में बचने वाले नहीं है। तो ये जेल जाने के डर से ये सारे फ्रॉडिया गठबंधन बनाए हुए थे। अब इनकी जब आपस में स्वार्थ टकराई है तो पुनः अलग अलग गठबंधन बनाएंगे और पूरे बिहार को फिर जंगल राज में एक झोंकने का प्लान ये लोग का अलग तरीके का है। तो ये सारे जो घोटालेबाज हैं, ये अवसरवादी लोग, ये आपस में इन लोग का एक। चलिए अरविंद जी आपके पास आएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को कोई हल्के में लेगा तो कांग्रेस उससे ज्यादा उसको हल्के में लेगी। आरजेडी की तरफ, तेजस्वी की तरफ ये पूरा इशारा है या फिर बयान है शकील अहमद खान का, यही स्टैंड है कांग्रेस का? बिल्कुल नहीं, आरजेडी की ओर, तेजस्वी की ओर कोई कांग्रेस का इशारा नहीं रहता है। कांग्रेस पार्टी का इशारा हमेशा जो सत्ता में है उस पर रहता है। सत्ताधारी लोग इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के दल को हल्के में ले रहे हैं, ये हल्के में न ले। तेजस्वी यादव जी और आरजे हमारा लेकिन बयान तो तेजस्वी ने दिया और तेजस्वी के बयान पर ही ये प्रतिक्रिया आई है शकील अहमद खान की। तेजस्वी ने क्या बयान दिया? तेजस्वी जी जो बयान दिया, मैंने उसकी पुष्टि कल ही की थी कि जो तेजस्वी जी बोले हैं वो बात मैं आज बोला हूँ कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है और राज्यों का परिप्रेक्ष्य अलग होता है। और राज्यों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट शब्दों में तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का संबंध बहुत ही पुराना है, 2 दशक से ऊपर का है और हम लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखते हैं, हमेशा होता है कि भाजपा के भी कई साथी हैं जो केंद्र में साथ में है, राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ता है। बिहार का भी उदाहरण देखिए, नीतीश कुमार केंद्र में भाजपा के साथ है और हिमाचल में वो अलग लड़ते हैं। उनके अलग एमएलए थे, भले उस एमएलए को भारतीय जनता पार्टी निकल गई, एक पार्ट है। शक्ति यादव जी, भले इस बयान शकील अहमद खान का सामने आया है लेकिन राजेश राठौर का जो सुर है वो थोड़ा नरम दिख रहा है, लेकिन बीजेपी हमलावर है इस बात को लेकर के। नहीं देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि संदर्भ था दिल्ली विधानसभा। हमारा गठबंधन बिहार के अंदर में महागठबंधन इंडिया अलायंस एकजुट होकर करके काम कर रही है। बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध, व्यभिचार, अनाचार के खिलाफ संस्थागत भ्रष्टाचार है। मैं सच कहूं तो कई तरह की चीजें जो बिहार के अंदर में है, बिहार में गवर्नमेंट है कहाँ? वेयर इज गवर्नमेंट? यहाँ तो शासक चुप है, कुछ बोलता नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इनके मंत्री, भाजपा के मंत्री कहते हैं कि बिन पैसे के काम नहीं होते। जब सरकार में बैठे मंत्री भाजपा के जो राजस्व मंत्री हैं वो खुद स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार है, तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ मिल सकता है? कहीं नहीं मिल सकता है। भले ही छिपाने की कोशिश करें, लेकिन सच तो यही है ना। इंडिया गठबंधन का जो वजूद है बिहार के अंदर में वो सबको पता है। हमारा पुरातन नाता है, संदर्भ यही था कि इंडिया गठबंधन के कई क्षेत्रीय दल जो अलग राज्यों में चुनाव अलग लड़ते हैं। मुझे नीतीश कुमार चुनाव कहाँ लड़ते हैं बीजेपी के साथ, जरा बताइए जरा। जी अरविंद जी, इस पर जवाब दे दीजिए। नीतीश कुमार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि बाकी कहाँ वो साथ में लड़ते हैं बीजेपी के साथ। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम 17 सालों से गठबंधन में, वो एक लंबा कालखंड गठबंधन का है। हमारा स्वर्गीय देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 26 दलों का गठबंधन चलाने का रिकॉर्ड बनाया। इनका तो जेल जाने के डर से घोटालेबाजों का गठबंधन है। ये सारे फरौदिया लोग देखिएगा आपस में विधानसभा के चुनाव आते आते कहाँ कहाँ रहेंगे। ये सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए बिल्कुल अरविंद जी, तो आप टूट का दावा कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी कांग्रेस अभी भी इस बात को संदेश देने में ये कोशिश कर रही है कि नहीं हमारे बीच सब कुछ ठीक है। हालांकि तेजस्वी के बयान को लेकर के थोड़ा सा तकरार जरूर दिखाई दिया है। चलिए बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। और देखिए, बिहार ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी कहा जा रहा है कि जो इंडी गठबंधन है उसमें उठापटक जारी है और इस पर सियासत तेज है। कुछ बयान सामने आए हैं, वो बयान आपको सुनाते हैं। कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं। लोग ये महसूस करते हैं कि हमको एक मजबूत विकल्प भाजपा का तैयार रखना चाहिए जो जनता के सवालों को उठा सके, जनता की आवाज़ को उठा सके। फिर नगरीय व्यवस्था को एक अच्छी सुचारू व्यवस्था देने में भाजपा विफल रही। अभी 2-4 दिन का समय दीजिए, हम ये तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस पार्टी भी हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण है। दोनों ही दल हमारे लिए एक अहमियत रखते हैं। चूंकि हमारी लड़ाई, हमारी विचारधारा की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से है। हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है।
आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दोनों में से हम किसे मदद कर पाएंगे, किसका समर्थन कर पाएंगे, ये अभी हमारे रणनीति का हिस्सा है। थोड़ा और समय बीतेगा, हम जरूर इस पर प्रकाश डालेंगे। अभी हम किसका साथ देंगे, किसका साथ नहीं देंगे, ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। और देखिए, इंडिया गठबंधन में मची उठापटक के बीच जेडीयू और बीजेपी ने भी निशाना साधा है। पहले भी कहा था कि ये जो इंडी गठबंधन है ये राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है, नेचुरल एलाय एक दूसरे के नहीं है। जब तक इनका राजनीतिक स्वार्थ एक दूसरे से सिद्ध होता है तब तक ये गठबंधन की बात करते हैं और विपरीत परिस्थिति में ये सब अलग हो जाते हैं। ये मंजर हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार से अन्य लोग आप पार्टी को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के यदि एक शब्द में कहा जाए तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। देखिए, ये तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वंद्व की स्थिति में रहती है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से सेकुलरिज्म की रक्षा करे कि परिवारवाद के माध्यम से रक्षा करें। तो इस ऊहापोह में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी है। लड़ना किससे है, लड़ाई किससे लड़े, ये तय करने में की रणनीति में बिल्कुल कांग्रेस असफल रही है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों से राजनीतिक समझौता करने के कारण कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार सिकुड़ता चला गया। देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व श्रीमान राहुल गांधी 3 लोकसभा के चुनाव में उनको करारी हार मिली है। जो इसके पूर्व ममता बनर्जी ने भी कहा, कई नेताओं ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी जी का नेतृत्व उन्हें मान्य नहीं है और वही कारण है कि धीरे धीरे कांग्रेस पूरी तरह से अकेली पड़ रही है। पर खैर, दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से हम जीत हासिल करेंगे और वहाँ पे सरकार भी हम ही बनाएंगे। बिहार चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन की नजर अब उन बागी विधायकों पर है जो दूसरों के साथ जाकर खड़े हो गए, यानी कि पार्टी विरोधी उन्होंने काम किया, जो आरोप लगाए गए। और ऐसे में चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो और या फिर वाम दल हो, इनकी अब नजर उन विधायकों पर है और इन विधायकों पर कार्रवाई की बात, सदस्यता खत्म करने की बात ये लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। बता दें कि इसको लेकर बुधवार को आरजेडी, कांग्रेस के साथ साथ सीपीएम और सीपीआईएमएल के विधायक विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर अपने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग कर दी है। जिन बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है उसमें कई विधायक हैं। आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई है। कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ये मांग जो है वो विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से किया गया है। बताते ये चले कि महागठबंधन ने उन तमाम विधायकों के जो आरजेडी, कांग्रेस के साथ एक अन्य विधायक हैं, उनके विरुद्ध जो है वो अनुशासनहीनता और पार्टी से बगावत करने यानी कि बागी होने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। और ये मांग दूसरी बार जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखी गई है। आरजेडी से अब्दुल्ला सिद्दीकी, रणवीर जय साहू के साथ जो है कांग्रेस से प्रतिमा दास और अन्य विधायक जो है वो यहाँ आए थे, महागठबंधन पार्टी में जो शामिल विधायक है। और वो तमाम लोग जो है आकर के विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि इन बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें आरजेडी खेमे से 4 विधायक है, जिसमें एक नाम जो है नीलम देवी जो आनंद सिंह की पत्नी है, चेतन आनंद जो है, प्रहलाद यादव हैं, सूर्यगढ़ा से विधायक है, संगीता कुमारी हैं। इन चारों का नाम जो है वो आरजेडी खेमे से है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खेमे से मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ का नाम है। इसके अलावा एक अन्य विधायक है भरत बिंद ने भी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल करके बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इन सभी के खिलाफ जो है वो पार्टी दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग जो है वो महागठबंधन के पार्टियों ने किया है। और बताते ये चले कि अब ये निर्णय जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेना है कि वो क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जो नियमावली करता है वो क्या करता है उसके संदर्भ में भी हम बताते चले। जो कानून के जानकार हैं उनसे जो जानकारी मिली है, उनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि टूट हट से अधिक अगर विधायक टूटते हैं तो ऐसे स्थिति में विधायकों की जो
सदस्यता है वो बहाल रहती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे संख्या कम है विधायकों के टूटने की, तो इन विधायकों की सदस्यता जो है वो जाना तय है। लेकिन फिलहाल अभी ये इसका निर्णय जो है विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। लेकिन यहाँ एक मामला और है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष जो है वो देरी करते हैं निर्णय लेने में, जो महागठबंधन की पार्टियां हैं जिन्होंने अपने दल के विधायकों के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष के पास रखी है, अगर विधानसभा अध्यक्ष उस पर निर्णय लेने में देरी करते हैं या नोटिस देने में देरी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो कोर्ट जा सकती है और कोर्ट जा करके कोर्ट से ये आर्गुमेंट कर सकती है कि विधानसभा अध्यक्ष पर ये दबाव दिया जाए कि वो जल्द सुनवाई करे और इन बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करें। तो अब ये देखना है कि इस पूरे मामले पे, पूरे मसले पे आगे क्या जो है वो तस्वीर आती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है नंदकिशोर यादव वो क्या करते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां पीएमसीएच के एक हॉस्टल में आग लगी थी और इस अगलगी मामले को लेकर के कई जो बड़े खुलासे हैं वो किए गए हैं और जो संकेत मिले हैं वो काफी गंभीर है। बता दें कि चाणक्य हॉस्टल के कमरे में आग लगी थी। पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। सबूतों में बड़े फर्जीवाड़े के संकेत हैं। बता दें कि 10 लाख के जले नोट मिले, नीट यूजी के कई एडमिट कार्ड भी मिले, एमबीबीएस के जले ओएमआर शीट भी मिले। समस्तीपुर के रहने वाले अजय कुमार के नाम पर यह कमरा था। अजय पीजी पास आउट है, जो जबरन 2-3 कमरे पर कब्जा जमा रखा है। 6 महीने पहले कमरा खाली करने को कहा गया था। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं इस अगलगी मामले में? जो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच, वहां के हॉस्टल पर अवैध कब्जा है, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। और ट्यूसडे की लेट नाइट 11:45 के करीब आग लगी थी हॉस्टल के एक कमरे में। और वहां पर जब पुलिस पहुंची है तो दूसरे दिन जब पुलिस ने वहां पर जांच की है तो वहां पर 10 लाख के जले हुए नोट मिले हैं। नीट यूजी के कई एडमिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। AKU के एमबीबीएस के जले हुए OMR शीट भी मिले हैं, जिसे पुलिस ने जब्त किया है, उसकी छानबीन की जा रही है। तो कई चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और अब इस मामले में ये जानकारी मिल रही है कि पीएमसीएच प्रबंधन जो है वो FIR लॉन्च करवाएगा और एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। देखना होगा ये बात जो है कहां तक पहुंचती है। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीजें बरामद हुई है हॉस्टल के कमरे से, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि माफिया या स्कॉलर गैंग के लोग किस तरीके से पीएमसीएच के हॉस्टल पर कब्जा किए हुए हैं। पीएमसीएच के अधीक्षक जो है अभी से थोड़ी देर के बाद चाणक्य हॉस्टल पहुंचने वाले हैं। पूरे मामले की छानबीन पीएमसीएच प्रबंधन अपने स्तर पर करवा रहा है, पुलिस भी जांच कर रही है और उसके बाद आगे किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें FIR लॉन्च होगा और जिनके कमरे से ये सारी चीजें बरामद हुई हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। राहुल जी, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, चोरी गिरोह के खिलाफ दानापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें कि बाइक की चोरी ये गिरोह करते थे और 60 जो चोरी की बाइक है वो यहाँ जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि इस बाइक का इस्तेमाल शराब तस्करी में होता था। चोरी की इन बाइक से शराब की तस्करी होती थी। तस्कर चोरी की बाइक से यूपी, पंजाब और हरियाणा से शराब लाकर बिहार में बेचते थे। चोरी की इन बाइक से अपराध को भी अंजाम देते थे। शाहपुर दियारा में गिरोह का गैराज भी है। इस गैराज में चोरी की गाड़ियां रखी जाती थी। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। माने पर बाइक चोरी की हुई, जो बाइक चोरी की जाती है उनको वहाँ खपाने की सूचना मिल रही थी। साथ ही साथ और भी कुछ कुख्यात अपराधियों के वहाँ पर रहने की और वहाँ से गतिविधियां संचालित करने की सूचना थी। तो उसी आलोक में पुलिस द्वारा वहाँ पर पूरे फोर्स के साथ वहाँ पर छापेमारी की गई थी। तो उसी क्रम में हम लोगों ने कुल 60 बाइक हमने सीज की हैं और इसमें हम लोगों ने 2 लोगों की अरेस्टिंग की है बाइक वाले मैटर में, लल्लू महतो और मनीष कुमार की। पटना गया रेल रूट पर अब परिचालन, चाहे वो लोकल ट्रेन हो या फिर एक्सप्रेस, अब नियमित रूप से चालू हो गया है। बता दें कि मेगा ब्लॉक होने की वजह से ट्रेनों का परिचालन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ट्रेनों के परिचालन के बाद से यात्रियों को राहत मिली है। बता दें कि गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मेगा ब्लॉक होने के कारण पिछले 24 नवंबर से 7 जनवरी तक पटना गया रूट पर 18 ट्रेनें रद्द थी। अब परिचालन फिर से शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 पे मेगा ब्लॉक का काम जो है वो चल रहा था और ये अब काम जो है वो पूरा हो चुका है और अब गया तक की जो पटना से ट्रेनें हैं वो नियमित बहाल कर दी गई है। बताते ये चले कि ये जो ट्रेनें हैं गया में जो मेगा ब्लॉक का काम चल रहा था 7 नंबर और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे, ये काम जो है वो 24 नवंबर से शुरू हुआ था जो 7 जनवरी तक जो है वो जारी रहा और अब एक बार फिर से तमाम जो ट्रेनें हैं गया के लिए पटना से वो नियमित रूप से बहाल कर दी गई है और इसके कारण से यात्रियों को कह सकते हैं कि बड़ी राहत मिली है क्योंकि 8 ट्रेनों को छोड़ कर के बाकी ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई थी और वो ट्रेनें भी सिर्फ चाकन तक ही जो है वो जा रही थी। चाकन से जो गया जाने वाले यात्री हैं उन्हें ऑटो या दूसरे जो परिचालन की जो वाहन है उसका सहयोग लेना पड़ता था, लेकिन अब ये ट्रेनें जो है वो नियमित रूप से बहाल कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब बड़ी राहत जो है वो पटना गया रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को हुई है क्योंकि 24 नवंबर से जब ये मेगा ब्लॉक का काम शुरू हुआ था तो उसके बाद से अत्यधिक यात्रियों को जो है वो काफ़ी मशक्कत करना पड़ता था गया से पटना आने या पटना से गया जाने के लिए क्योंकि ट्रेनों पर काफ़ी दबाव था, काफ़ी भीड़ थी और कई बार तो ऐसी भी तस्वीर सामने आई थी कि जो यात्री हैं वो कह सकते हैं कि जो पौदान है उस पर लटक के सफ़र करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब ट्रेनें की सेवा बहाल हो गई है तो जाहिर सी बात है कि अब यात्री जो है वो कहीं कहीं उन्हें राहत मिली है क्योंकि सभी ट्रेनें अब नियमित रूप से बहाल हो गई है। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं कि पटना गया रेल रूट पर सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। सिवान डीएम ने इस बढ़ती ठंड में छात्रों को बड़ी राहत दी है क्योंकि छात्रों की जो छुट्टियां हैं वो अब बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि अब जो स्कूल हैं 1 से 8वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं उनको राहत दी गई है, उनकी छुट्टी को एक्सटेंड किया गया है और सभी स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। बता दें कि सिवान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बहुत अधिक ठंडी पड़ रहा है। बच्चे का तो स्कूल बंद हो गया है लेकिन फिर भी घर से बाहर जाने में, मार्केट जाने में, कहीं पे भी बाहर जाने में काफी अधिक ठंडा पड़ा है। टेम्परेचर भी कम हो गया है, बहुत ठंडा लग रहा है। हवा तेज में चल रहा है, इस कारण बहुत ज्यादा तेजी में ठंडा लग रहा है, कंपन हो रहा है पूरा शरीर में। बाहर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। स्कूल तो बंद हो गया है लेकिन अभी भी किसी काम के लिए घर से निकले तो बहुत ज्यादा। सिवान से सटे जिला गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और ऐसे में लोगों को अलाव की भी पूरी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, लिहाजा लोगों में भी थोड़ा आक्रोश, गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। बता दें कि पछुआ हवा ने लोगों की कनकनी बढ़ा रखी है। रोजमर्रा के कामकाज पर निकल रहे लोग भी परेशान हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पछुआ हवा ने लोगों में कनकनी बढ़ा दी है और जो रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोग हैं उनकी परेशानी इस वक्त इस ठंड में बढ़ गई है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि अगले 3 दिनों तक पछुआ हवा चलेगी और शीतलहर को लेकर गोपालगंज में अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में इस वक्त ये गोपालगंज के बंजारी चौक के पास की तस्वीर है और जो ठंड पड़ रही है, ठंड से लोग जो है वो परेशान है। हालांकि चौक चौराहों पर जो अलाव का इंतजाम प्रशासन की ओर से किया जाना चाहिए था वो किसी भी चौक चौराहे पर नहीं दिख रहा है। जो लोग हैं वो परेशान है खासकर। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक शीतलहर रहेगी और ठंड का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में जरूरत है अब लोगों को सावधानी और इस ठंड में बचाव करने की। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।